नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिसने 43 साल अपनी ज़िंदगी के इस देश की राजनीति को दिए हैं। वो शिक्षाविद भी हैं, वकील भी हैं और सांसद भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। वो मेरे साथ इस टाइम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जब आप पलट के देखते हैं पीछे इस 43 सालों के अंदर कितना बदला है ये देश, और आप जब देखते हैं कि न्याय में देरी क्यों हो रही है, आप न्याय मंत्री भी रहे हैं, वाणिज्य भी आपके पास रहा है, तो न्याय में इतनी देरी क्यों होती है? न्याय में देरी यानी अपेक्षा के अनुसार देरी हो रही है, लेकिन प्रक्रिया ऐसे हैं जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं करनी है, भले दोषी व्यक्ति बच के निकल जाएं। वो उस सिद्धांत के आधार पर हमारी न्याय विधि बनी है और इसीलिए समय लगती है, क्योंकि वो दूसरे दोनों पक्ष समय मांगते हैं, फिर जवाब देना होता है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, तो ये इसीलिए समय लगती है। परंतु मैं ज़्यादातर समझता हूँ कि हमारे जो कानून बने हैं उसमें यदि उसको ईमानदारी से लागू की जाएगी तो फिर देरी नहीं होनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही, जो हमारे कानून हैं अगर वो ईमानदारी से लागू हों। कानून होने के बावजूद भी देश के अंदर इस कदर रेप बढ़ रहा है, ये क्या रेप क्यों बढ़? हाँ, नहीं, वो देखिए ऐसा है कि अपने देश में दो कमियां हैं। एक कमी है कि भौतिकवाद बहुत बढ़ गई है और एक इम्प्रेशन बन गई है कि अपनी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करना ठीक है, और किसी रास्ते से भी धन कमाएं वो भी ठीक है। तो एक आयाम की विकास हमारे देश में होने की एक बीमारी हो गई है, और उसमें जो राजनीतिक प्रभाव के कारण और उसके कारण भ्रष्टाचार के कारण कई लोगों को लगता है कि हम कोई अपराध करेंगे तो हम निकल सकते हैं बाहर। कि जहाँ तक रेप का सवाल है, वहाँ हमारे देश में जो दंड है वो पर्याप्त नहीं है और उसको और सख्त करना है। और कैसे करना है कि वो व्यक्ति जो करेगा वो 10 बार सोचेगा कि मुझे ये दंड मिल जाएगा तो फिर मैं वास्तव में मेरी पुरुषार्थ खत्म हो जाएगी, वैसे दंड हम करना चाहिए। सीबीआई को आप कैसे देखते हैं? सीबीआई का जो एक्ट है इस टाइम, उसको लेकर प्रधानमंत्री का इस्तीफा, कानून मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है, और सीबीआई ये कहती है हम स्वायत्त संस्था नहीं है, हम सरकार के अंडर में काम करते हैं। अगर हमने दिखा भी दिया स्टेटस रिपोर्ट तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो हमने कानून मंत्री को ही दिखाया। नहीं, गुनाह तो हुआ है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर जब पास हुई कि आप स्वायत्त रहेंगे और ये रिपोर्ट सरकार को नहीं दिखाएंगे, तो उनको उस समय कहना चाहिए था हम तो सरकार के हिस्सा हैं, हम कैसे नहीं दिखाएंगे। उन्होंने उस समय नहीं कहा था और वहाँ हाँ कह दिया, स्वीकार कर लिया। और एक बार सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है वो तो कानून के बराबर है, और इसीलिए इन्होंने अपराध किया है, कंटेम्प्ट किया है सुप्रीम कोर्ट का। आप मानते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर कंटेम्प्ट चल सकती है। ऐसी स्थिति में अगर सीबीआई मातहत है और सीबीआई कह रही है हम प्रधानमंत्री के अंदर आते हैं, हम कानून मंत्री को दिखा के आए हैं, तो क्या करेगा आदमी अगर उसको प्रधानमंत्री बुला रहे हैं? उसको कहना चाहिए या उसको कोर्ट में वापस जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री से मुझे ये डायरेक्शन आया है, तो हमें तो पालन करना है, हम तो मजबूर हैं। और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि आप बताइए, और वो उन्होंने वो नहीं किया। वो दोनों तरफ नहीं चल सकते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट में जब उनको कह दिया है कि आप सरकार को कंसल्ट नहीं कर सकते, सरकार को रिपोर्ट दिखा नहीं सकते, तो उनको मानना चाहिए था। कितना जायज़ है ऐसी स्थिति में आप लोग का ये कहना कि इस्तीफ़ा दें कानून मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दें कोलगेट के मामले में? कितना व्यवहारिक है ये? कोलगेट में देने की तो एक दूसरी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रधानमंत्री की अनुमति से हुआ तो वो प्रधानमंत्री को भी उसमें लिप्त हो जाएंगे। लेकिन जब कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है, सबको पता है,
कानून मंत्री को तो विशेष तौर पर पता होगा, और उसका उल्लंघन कानून मंत्री खुद करे तो मैं समझता हूँ कि इस्तीफा तो न्यूनतम है, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सज़ा होती है? सज़ा कंटेम्प्ट में हो जाएगी, जेल भेजने का कंटेम्प्ट में पावर है जेल भेजने के लिए। ऐसी आदर्श व्यवस्था हमारे संविधान में, हमारे कानून में है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है कि वो जेल भेज सकते हैं, जेल भेज सकते हैं। लेकिन जो स्थिति, एक बड़ा टकराव दिखाई पड़ता है संसद और उच्चतम न्यायालय के बीच, और बार बार ये कहा जाता है कि जुडिशरी विधायिका से नीचे आती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या कहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है? पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं ऐसी बातें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये दोनों संविधान की रक्षक हैं, और उसमें उस रूप में जब काम करते हैं उनका पूर्ण अधिकार है कि संविधान में जो मूलभूत अधिकार दी गई है, जो मर्यादा है, सब इसका पालन हो, ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसके जो प्रावधान है उसको उपयोग करके कहती है कि ऐसा करना है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे यानी एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में पहुँच गई, ये कहना गलत होगा। एग्जीक्यूटिव को भी जानना चाहिए कि वो जो पॉलिसी है उसको स्पष्ट कहकर उसकी क्रियान्वित करनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जा सकते। अब एग्जीक्यूटिव का जिम्मेदारी है कि हमारे देश की जो साधन है उसको पर्याप्त उसको इकट्ठा करें, और दूसरा है कि सबको बराबर समझ करके, हर नागरिक को बराबर समझ करके जो हमारे साधन हैं उसकी वितरण उस हिसाब से करनी चाहिए। अब जो मनमानी करते हैं, जैसे कोलगेट में उन्होंने जिनको पसंद किया उनको दिया, और कई लोगों ने लेकर मार्केट में बेचा। जैसे स्पेक्ट्रम में भी ऐसे ही हुआ। स्पेक्ट्रम में प्रॉब्लम क्या था कि दाम कम दिया, वो आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि जिनको कम दाम पर मिला उन्होंने जाकर विदेशी कंपनी को 8 गुना दाम पर बेच दी, जो सरकार खुद कर सकती थी और सरकार को राजस्व मिलती, रेवेन्यू मिलती। तो ये बात छिपाई जा रही है, और अनावश्यक सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती है, इसीलिए लोग सब प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अपराधी तो आज हमारे देश में एग्जीक्यूटिव है। आप जो बात करें वो बहुत बड़ी बात है। आप क्योंकि कोयले की जो समिति है उसके सदस्य भी रहे हैं, आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। एनडीए के टाइम की परंपराओं को ही कांग्रेस कहती है हमने आगे बढ़ाया है। आपके ज़माने में भी नीलामी नहीं होती थी, आप अपने आप ऐसे ही दिया करते थे, और ये भी कहा जाता है जो चीफ मिनिस्टर चिट्ठियाँ लिख के भेजता है उसका हम ख्याल करते हैं। तो अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए, मैं तो नहीं था जब एनडीए की सरकार में, मैं तो था चंद्रशेखर की सरकार और नरसिम्हा राव के। मैं आज आप एनडीए में हैं, आप आज है। मैं कहता हूँ कि एनडीए में किसी ने अपराध किया तो उनको पकड़ो ना, कौन रोकता है? मैं कभी नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पास समय सीमित है, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सरकार में होने के कारण अपने ऊपर केस नहीं डालेगी, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास सरकार में होते हुए सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो क्यों नहीं केस डालते हैं बीजेपी पर? इसलिए मुझसे ये कहना कि आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हो, वो गलत है। मेरे पास जो सीमित समय है वो तो मैं कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के लिए व्यर्थ करूँगा, और बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी करें। मैं नहीं रोक रहा हूँ, मैं नहीं बीच में आ रहा हूँ। तो आप कैसे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि जो चीज़ें जन कल्याण के लिए की गई हैं उसमें कोई अपराध नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर कोयले का आवंटन किया गया तो गलत नहीं किया गया? नहीं, वो तो देखिए, उसमें जन कल्याण क्या किया? जन कल्याण माने स्कूल के लिए ज़मीन दिया, वो जन कल्याण है। हॉस्पिटल के लिए दिया, वो जन कल्याण है। लेकिन ये तो व्यापार के लिए, व्यापारिक दृष्टि से इन लोगों ने मांगा और आपने चुने हुए लोगों को दिया। हाँ, वो भी हमें आपत्ति नहीं है यदि आप नीलाम करके देते तो आपको 11 लाख करोड़ रुपए मिल जाती, और जब टोटल टैक्स बिल बजट में 4.5 लाख करोड़ है तो 11 लाख कितना बड़ा है? अब देखिए,
इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स और एक्साइज टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सब मिलकर, सेल्स टैक्स सब मिल करके 4.5 लाख है। टोटल सब्सिडी बिल 2 लाख करोड़ हैं और यहाँ आप 11 लाख करोड़ प्राइवेट पार्टी को दे दी। तो ऐसी स्थिति में जो गतिरोध अब संसद में बना हुआ है, हाँ। आप लोग की वजह से काम नहीं होगा, विधायिका में काम भी करना आपकी जिम्मेदारी, आप विपक्ष का हिस्सा हैं, तो ऐसी स्थिति में देश का तो और नुकसान होगा। नहीं, ये अब हम चुनाव के बहुत निकट हैं और मैं समझता हूँ कि ये विश्वास खो दिया है इन्होंने, जो घोटाला हुई है, और ये हवा में बैठे हैं कि हम चुनाव में जीत जाएंगे। जीत नहीं सकते। मैं तो समझता हूँ कि ये जो है हर मोर्चे में फेल होने के कारण चुनाव कराना अच्छा है, तो इसलिए चुनाव तक ऐसे ही चलेगी पार्लियामेंट। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ये सरकार अब बच नहीं सकती, ऑक्सीजन सिलेंडर पे है और आने वाले टाइम में जनता खुद तय करेगी। आपके हिसाब से चुनाव कब हो जाएगा? दिसंबर में 5 प्रांतों के चुनाव हो रहे हैं और उसमें बड़े बड़े प्रांत हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महत्वपूर्ण प्रांत भी हैं, दिल्ली जैसा और छत्तीसगढ़। तो मैं तो समझता हूँ कि इनमें जो भी अभी तक जांच हुई है या ओपिनियन पोल्स हुए हैं, उसके अनुसार कांग्रेस इन सब में हार जाएगी और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उसके बाद मुंह दिखाने लायक होगी लोकसभा चुनाव के लिए। तो कांग्रेस के हित में ही है कि वो इस प्रांतीय चुनाव के पहले कर ले और अक्टूबर में चुनाव लोकसभा का हो सकता है। दूसरा है कि अब कांग्रेस के अंदर फूट भी बहुत है और लोग आवाज़ देने लगे कि मनमोहन सिंह को जाना है और मनमोहन सिंह को जाकर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आज की कोalition में बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि दावेदार शरद पवार भी हैं, अन्य लोग भी हैं। तो इसीलिए मैं चुनाव अपेक्षित कर रहा हूँ और उसमें कांग्रेस पार्टी की हार होगी, परंतु जितनी बुरी हार होगी मई 2014 में, 2014 में, उससे उतना बुरा नहीं होगा। आपको एनडीए का ब्रेन आज माना जा रहा है, ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं दिखाई पड़ता कि खुद बीजेपी में बहुत ज़्यादा फूट है और बीजेपी इतना लड़ती है जिसका फायदा हमेशा कांग्रेस को मिलता है? अब इस बार लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आखिर में एक रहनुमा के रूप में काम करती है और उनका इस बार बहुत दिलचस्पी है कि एक राष्ट्रवादी सरकार देश में बने, क्योंकि जो समस्याएं हैं हमारे देश में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो सारी जो लड़ाई है आपस की, वो ज़्यादा कोई मूलभूत नहीं है और इसीलिए वो ठीक हो जाएगा। सवाल एक ही बात है कि मुद्दे कौन से होंगे। अभी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए। मेरा कहना है कि सबसे अहम मुद्दा आज की परिस्थिति में हिंदुत्व है और मोदी की प्रतिमा हिंदुत्व की है, तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई लोगों को बोलने की आवश्यकता है। इस बात पर अभी कोई मन नहीं बना है एनडीए में। लेकिन बड़ी दिक्कत ये, जब आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे, इस देश में सिख भी हैं, इस देश के अंदर मुसलमान भी हैं, बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो आपको तो एक सेकुलर छवि चाहिए। जहाँ तक सिख का है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी अकाली दल से बात हुई है और वो उनको गुरु गोविंद सिंह ये सब नहीं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। वो बात एक अलग है, उनका ओरिजिन हिंदू से होता है। हाँ। लेकिन आज वो अपने आप को अलग से मानते हैं। नहीं, वो हिंदुत्व पर विरोध नहीं करते। और आपको लगता है थिंकर होने के नाते आप इतनी बुक्स लिख चुके हैं, हाँ। या कहना अच्छा लगता है ये कहना कि हम सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही काम करेंगे? हिंदुत्व माने एक हिंदू का गुण, इसको हिंदूनेस अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदुओं की संस्कार, मियाँ बीबी के रिश्ते, बाप बेटा के रिश्ते, ये सारे हमारे एक विशेष है और ये पश्चिमीकरण जो हो रहा है ये हमारे देश की समाज को बर्बाद करेगी। तो हम तो ज़्यादा उस पर कह रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि मुसलमान बुरा है। हिंदुत्व के माने लोग इमीडिएटली समझते हैं कि हम मुसलमान की बुराई करेंगे। हम तो कहते हैं हमारे हिंदुओं में जो त्रुटियाँ आ गई हैं, जैसे जाति का, भाषा का, प्रांत का, ये मिट जाना चाहिए। अब हमें सिर्फ हिंदू अपने को समझना चाहिए और ये चुनाव में फ़ायदा मान रहेगा। क्यों? क्योंकि 83% हिंदू हैं, इसमें आधा ही एक साथ वोट डालने लगेंगे, 40%।
तो आपको बहुमत में आसानी से मिल जाएगी। इस फॉर्मूले को कोई मानेगा? अभी नहीं माना है, परंतु कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इसमें। फिर मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा और मोदी के खिलाफ होगा, उस स्थिति में कांग्रेस को फायदा होगा। एक बार तो मुसलमान वोट के बिना जीतना है। जो मुसलमान अपने को हिंदुत्व के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, माने क्योंकि उनका पूर्वज हिंदू है और इसीलिए इसी संस्कृति के होना चाहिए। तो आज मुसलमान को भी कहता हूँ, ये कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। आपको पहले राष्ट्रहित क्या है वो देखिए, उसके बाद मुसलमान के हित की बात होगी। तो वो ऐसे मुसलमान लोग हमारे साथ आए, उसका हम स्वागत करेंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे। पर जो अपने को अंतर्राष्ट्रीय समझता है, उसके लिए हमारे लिए समस्या है। आज समस्या तो आपके लिए खुद इतने प्रधानमंत्री कैंडिडेट आपके यहाँ हैं एनडीए के अंदर, वही है। आडवाणी जी हटेंगे नहीं, सुषमा स्वराज जी देख रही हैं, अरुण जेटली देख रहे हैं। इनमें तो सबसे बड़ी समस्या, आप मोदी को कैसे सर्वमान्य नेता बनाएंगे? अब कौन बनेगा मैं नहीं कह सकता। मोदी बनेंगे तो हम तो बहुत संतुष्ट होंगे, क्योंकि मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ। विद्यार्थी परिषद में जब थे 1972 में, तब से जानता हूँ। परंतु बनाना तो बीजेपी को बनाना, मैं तो अभी जनता पार्टी में हूँ। नहीं, लेकिन आप एनडीए का हिस्सा है और आपका कुनबा जुड़ेगा कैसा? ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि आप अपने कुनबे को बढ़ाइए, एनडीए के लोग बिखर गए। नहीं, वो ऐसा है कि आखिर में तय होगा संसदीय दल में, और वो सीक्रेट बैलेट से होगी। तो अनेक कैंडिडेट्स हैं, तो क्या परवाह है? There's nothing wrong। ये तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। लेकिन आपके संग लोग कैसे आएंगे? आपके संग नीतीश कुमार आने को तैयार नहीं है। आप देखिए, अभी 7 पार्टीज हैं एनडीए में, उसमें 6 के बारे कोई संदेह नहीं है। सांगमा, अठावले जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, अकाली दल, शिवसेना, बीजेपी, जनता पार्टी, इन 6 के बारे जो भी बीजेपी तय करेगी, जो भी उम्मीदवार आडवाणी हो। आपका काम बनेगा कहाँ? क्यों? आपको जो मैजिक चाहिए, अच्छा नहीं चलेगी तो मैं जो आम राय है उसी में जाऊंगा, जो मेजॉरिटी ओपिनियन उसी में जाऊंगा। मेरी राय है, आपको बहुमत चाहिए और किसी और पार्टी पर निर्भर ना हो, ऐसी परिस्थिति चाहते हैं तो हिंदुत्व पर प्रचार करिए। ये मेरी राय है। अभी एनडीए में इसकी भी बहस नहीं हुई। जहाँ तक नीतीश कुमार है, मैं उनको कहता हूँ और मैं समझता हूँ उनको भी इस पर जवाब देना होगा कि हिंदू का जो परिचय है वो है कि वो सब धर्म के रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है, एकमात्र धर्म है। इसको आप कम्युनल कैसे कह सकते हो? हाँ, कम्युनल कहोगे जब आप कहोगे मुसलमान को आने नहीं देना है, या मुसलमान की कुछ बुराई करें, या मुसलमान पर कोई अंकुश डालें, वो तो उसकी तो हम बात ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि हमारे हिंदू समाज में इतनी त्रुटियां आ गए हैं, उसको दूर करके हम हिंदू को एक करना, उससे कई लोग घबराते हैं। हम तो कहते हैं कि हम 80% हिंदू भी एक हो जाएं, तब भी हम उन मुसलमानों को कहेंगे कि तुम हमारे परिवार के हिस्से हो, हिंदुस्तान समाज के एक हिस्सा हो। यदि आप ये मानने के लिए तैयार हो कि आपका पूर्वज हिंदू है, जो वास्तविकता है। डीएनए एनालिसिस के बारे मैंने करके देखा है, उस रिसर्च अब छप गए हैं। उसके अनुसार मुसलमान, क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण, सबका डीएनए एक ही है। वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी डीएनए है। और राज ठाकरे और बिहार के लोगों के भी डीएनए एक ही है। आप डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए तो पाकिस्तान का भी हमारा ही है। तो है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और हमारे रिश्तों में कड़वाहट आई है, हाँ, इस कड़वाहट को जब आप पार्टी नहीं पा रहे हैं, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि पाकिस्तान आपके देश के अंदर इस तरह की एक राजनीति पनपने देगा? नहीं, पाकिस्तान का कब्जा तो तालिबान के लोग करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो हड्डी है या हड्डी की ढांचा है वो तो आर्मी है। 7 कोर कमांडर्स पाकिस्तान को कभी भी अपने हाथ में सरकार को ले सकते हैं। पिछले बार कैसे मुशर्रफ को बनाई, ये 7 कोर कमांडर्स बैठे और कहा कि मुशर्रफ को बनाना है, और जाकर ताला लगा दी उन्होंने पार्लियामेंट की उनकी, और नवाज शरीफ को कहा कि घर मत छोड़ो, और शपथ दिला दी मुशर्रफ को। तो आज जो है मिलिट्री में धीरे धीरे कैप्टन से बढ़कर आज मेजर जनरल तक पहुंच गए हैं तालिबान के लोग। ये तालिबान पाकिस्तान में हावी हो रही है। अमेरिका अगले साल अफगानिस्तान छोड़ देगी तो और मजबूत हो जाएगी।
फिर तो हमारे साथ सीधा युद्ध होगा इंडिया और पाकिस्तान, हम ना चाहें। जैसे चाइना आज 19 किलोमीटर अंदर आ गए है, 19, और आज वैसे ही पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध करेगी। आपका इतिहास रहा है, आपने चीन के संग रिश्तों को सुधारने में बहुत काम किया है। आज भी चाहता हूँ। तो अब आपको क्या लगता है, क्या रास्ता हो जिससे कि ये मामला सुलझे? आपके हिसाब से विकल्प क्या है? मैं तो जो अब चीन ने मुझे निमंत्रण कल ही भेजा है चीन आने के लिए, और एक सम्मेलन में जुड़ने के लिए, जहां प्रधानमंत्री भी होंगे, विदेश मंत्री भी होंगे, और उनके मिलिट्री के कमांडर इन चीफ भी होंगे, सब होंगे, और बुद्धिजीवी भी होंगे चीन के। हमारी रिश्ते जब जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के टाइम पे आई, और हमने अपने प्रभाव को टेस्ट करने के लिए कैलाश मानसरोवर को भी खोलने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। हम क्या दे सकते हैं चीन को? एक ही बात, एक विश्वास कि उनकी झगड़ा अमेरिका से होगी तो हम अमेरिका का पक्ष नहीं लेंगे। अब वो देने के पहले हमें कुछ लेना है। नेहरू जैसा गलती नहीं करना है कि तिब्बत दे दिया और कुछ मांगा नहीं। उस समय बॉर्डर के लिए मांगना चाहिए था, नहीं मांगा। तो एक सौदा करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी यदि चीन के साथ हमारी युद्ध होगी तो अमेरिका अनिवार्य नहीं है कि हमारी साथ देगी। वो तो वैसे भी हमारी सीमा को मानती नहीं है अमेरिका। उनके नक्शे में देखेंगे तो वो जो चीन बोलती है वही दिखाते हैं। चीन के दिमाग में ये एक अहम विषय है कि हमारी रिश्ता अमेरिका के साथ क्या होगी। और आज वो कहते हैं कि साउथ सीज में, साउथ चाइना सी में, वियतनाम के बगल में जापान जो कर रही है वो अमेरिका के कहने पर कर रही है, और हम भी जहाँ वहाँ पहुँच गए वो भी कर रहे हैं। तो एक तरफ ये, दूसरा है हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि चीन पर चोट पहुंचाना है। जैसे चीन की सारी जो माल है फ्रेट, वो सब मलाक्का स्ट्रेट से जाती है, और मलाक्का स्ट्रेट के एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ इंडोनेशिया चीन का सख्त विरोधी है। तो हमने कभी ये सोचा नहीं कि इंडोनेशिया से एक संधि बनाएं कि भाई ये मलाक्का स्ट्रेट को हम दोनों मिल करके कंट्रोल करें, और चीन का जाना बंद कर सकते हैं। इतनी ताकत है हमारे पास। वो भले हमारे आसपास पोर्ट्स बनाएं, परंतु उस मलाक्का स्ट्रेट की उनको मिलेगी नहीं आने जाने के लिए, तो वो चीन मर जाएगी। दूसरा है कि चीन की सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईस्ट एशिया के सेमी प्रोसेस्ड गुड्स को लेकर उसको वैल्यू ऐड करके फाइनल, जैसे लेनोवो कंप्यूटर है, उसमें लिखा मेड इन चाइना, बट वो चाइना में नहीं बना है, वो ताइवान में बना है, और वो सिर्फ बक्सा डाल करके उसमें वो कीबोर्ड डाल करके फिर चीन की छाप लगा देते। वो सारी जो ट्रेड है वो अपने देश में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और ये जो सारी जो रिश्वत देने की जो प्रक्रिया है बंद हो जाए, तो ये सारे हमारे देश के जरिए प्रोसेस होकर के अमेरिका और यूरोप जाएगी। तो चीन का तो पूरा नुकसान कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को ढूंढना चाहिए। और तीसरी बात, मैं आज जो डेवलपिंग बात है जो बता देता हूँ, जो चीन के लोगों ने मुझसे बात की है, वो है कि सिंकियांग में उनकी जो एक प्रांत है, उसमें पाकिस्तान से आतंकवादियों जाकर के बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में अब बात बैठ गई है कि बहुत दिन नहीं है कि ये पाकिस्तान हमारे साथ देने वाली है, और तालिबान हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा खतरा तो चाइना का होगा। पाकिस्तान ने जिस तरीके से सरबजीत को मारा है, और आप सब संसद में बैठे हैं, जिम्मेदारी आप सबकी है, खाली कांग्रेस की नहीं है। आप लोग में सर्वसम्मति क्यों नहीं बनती देश के मुद्दों पर? नहीं बनती है क्योंकि ये जिम्मेदारी, पहल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने अभी किसी हमारे लोगों को आमंत्रित नहीं किया है। अब देखिए, ये सरबजीत आए हैं, उसका किडनी मिसिंग है, उसका हार्ट मिसिंग है। अब ये बात बतानी चाहिए थी, हमें तो पता होना चाहिए। पाकिस्तान क्या कर रही है वो बताते नहीं है। विदेश में जाते हैं, जो बातचीत होती है वो बताते नहीं हैं। चीन का मामला है, इंदिरा गांधी जब थी और उसको लगा कि आसाम में चीन घुसने वाली है, तो उसने मैं सख्त विरोधी था, मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि आप मदद कर दीजिए इसमें। मैंने उनको कहा कि आपने इमरजेंसी में हमारे सब मित्रों को जेल में डाला, मैं क्यों करूं? तो उसने कहा कि देश के लिए करो, मेरे लिए मत करो। और फिर मैं गया, उनके तरफ से गया 1981, उसी से सारा यानी रिश्ते बदले। तो वो आज इनके पास से प्रधानमंत्री आज अपने को प्रधानमंत्री नहीं समझता है। वो समझता है कि आखिर में हुक्म देने वाला सोनिया गांधी है, और उसके अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझसे बात, मेरा उनका इतना पुराना परिचय है, 40 साल से पुराना परिचय है।
लेकिन वो हमसे मिलने के लिए डरते हैं क्योंकि सोनिया गांधी उसको बुरा मानेगी। तो कैसे हम इस सरकार को मदद कर सकते हैं? आप पढ़ाते हैं, आप स्टूडेंट से मिलते हैं, युवा 70% इस देश का है। क्या आप सबकी ये जिम्मेदारी नहीं, इस युवा की चेतना को जगा दें आप? और आप क्या ऐसा कुछ देंगे आने वाले चुनाव में कि वो युवा आपसे कनेक्ट हो? नहीं, आप अब ट्वीट्स में जाइए और आप देखेंगे हमारे युवा कितने राष्ट्रवादी हो गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हमें देश की स्थिति को बदलना है तो हर युवा को ये समझना होगा कि वो वोट किसको दे रहा है। और जहाँ तक चीन का सवाल है या पाकिस्तान से रिश्तों का सवाल है, ये सब कुछ बदल सकता है अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार के अंदर हो। लेकिन सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि सर्वदलीय अगर बैठक होगी तो क्या एनडीए सरकार का साथ देगा? ये आने वाला टाइम बता देगा कौन वाकई में कितना राष्ट्रवादी है और इस देश के लिए कितना काम करना चाहता है। ये नियति तय करेगी। आज फेस टू फेस में इतना ही। प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें श्री न्यूज़ के साथ। नमस्कार।